अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आपको कल हम इसके 4 गुणों तक पढ़ा दिए थे। आज अगला गुण है तन्यता। देखिए, अगर आपने पीछे वीडियो नहीं देखा हुआ तो आप प्लेलिस्ट में जाकर और मैट्रिक और 10th का जो है साइंस पोर्शन का, उसमें आप जाकर और 1 2 3 ऐसे करके और चैप्टर का नाम भी ऊपर में लिखा है, इसी तरह आप देख लीजिएगा। तो देखिए, अगला क्या है कि तन्यता। तन्यता धातु और अधातु में कैसे होती है? तो तन्यता जो है, तन्यता का मतलब हो गया जैसे किसी चीज़ को पीट कर उसे तार की तरह, तन्यता यानी तार के जैसा बनाया जाता है। तो उसी तरह देखिए कि धातु को पतली तार की तरह बनाया जा सकता है, इसे खींचा जा सकता है, लेकिन अधातु को नहीं बनाया जा सकता, यानी अधातु तन्य नहीं होती है। अब देखिए, विद्युत धारा जो है वो ऊष्मा का चालक है, या विद्युत धारा या ऊष्मा का चालक है या नहीं। तो देखिए, धातु जो है वो सुचालक होता है, धातु वो सुचालक होता है, लेकिन मात्र 2 ही ऐसी पीबी यानी सीसा यानी एचजी मरकरी, मात्र 2 ही चीज़ है जो धातु होते हुए भी कुचालक है, धातु होते हुए भी कुचालक है। देखिए, आपको जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ये 100% गारंटी है कि अगर क्वेश्चन बन के आएगा तो ऐसा ही आएगा कि पीबी यानी पीबी धातु होते हुए भी कुचालक है। ऐसा कौन सा धातु है जो धातु होते हुए भी कुचालक है? तो आपको क्या लिखना है? मरकरी या सीसा, मरकरी या सीसा। अब देखिए, और धातु क्या होता है? वो कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट और धातु जो है वो अपवाद में है। ग्रेफाइट जो सुचालक होता है, ग्रेफाइट जो है वो अधातु है। देखिए मेरे दोस्तों, ग्रेफाइट जो है वो अधातु है, लेकिन वो अधातु होते हुए भी सुचालक है, यानी इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब देखिए मेरे दोस्तों, अगला है घनत्व। घनत्व जो है, अधिक घनत्व और उच्च गलनांक, जैसे कि पोटेशियम का और सोडियम का घनत्व और गलनांक कम होता है। देखिए, धातु में क्या होता है कि अधिक होता है घनत्व और गलनांक, मतलब इसका घनत्व अधिक होगा और गलनांक जो जिस पर गलता है वो भी उच्च होता है। लेकिन इसका 2 अपवाद है कि सोडियम और पोटेशियम जो है वो धातु होते हुए भी इसका गलनांक और घनत्व कम होता है, और इसका अधातु का तो कम होता ही है। और धातु का घनत्व और गलनांक जो है कम होता है, इसमें अपवाद में कोई नहीं दिया गया। अब देखिए, अगला है ध्वनिक। ध्वनिक क्या है कि ध्वनिक में हम आपको बताएंगे कि ध्वनिक यानी किसी भी जब चीज़ को हम टकराते हैं, जैसे दो पदार्थ को जब हम टकराते हैं तो उससे आवाज़ निकलती है, तो उसी तरह इसको ध्वनिक कहा गया। तो धातु जो है वो कठोर सतह से टकराने पर, कठोर सतह से जब टकराता है, जिस तरह स्कूल में जो घंटी पड़ती है उस पर लोहा पर एक हथौड़ा मारा जाता है, तो वो कठोर सतह पर कोई वस्तु को टकराता है तो वो क्या होता है, तो वो आवाज़ पैदा करते हैं। लेकिन अधातु में कोई आवाज़ पैदा नहीं होती, यानी ध्वनिक नहीं होते हैं। अगला देखिए क्या है कि ऑक्साइड। ऑक्साइड जो है वो धातु क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, जैसे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, समझ गए? यानी अधिकतर धातु जो है वो क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, जैसे MgO। और अधातु जो है अम्लीय ऑक्साइड यानी SO2। एग्जाम्पल में क्या है? SO2। अब देखिए धातु के रासायनिक गुण। अब जानेंगे, भौतिक गुण तो पढ़ लिए थे। भौतिक गुण में क्या आता था, जैसे उसका ऊपर का, जैसे वो आघात बदनता, गलक, यही सब है। और देखिए अब इसका रासायनिक गुण, धातु का रासायनिक गुण क्या है, जैसे वायु के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं तो वो धातु ऑक्साइड बनाती है। अगर धातु को वायु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वायु, ऑक्सीजन भी एक वायु है, गैस है, तो इसी के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं, धातु को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं, धातु ऑक्साइड बनाता है। और उदाहरण में आप देख सकते हैं, 2Cu को O2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? जब 2Cu को O2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो 2Cu बनाता है, यानी कॉपर ऑक्साइड, ये एक काला रंग का होता है। अब देखिए, अगर एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। और धातु जो है ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया दिखती है, यानी जब धातु को अगर हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब वो अलग अलग अभिक्रिया दिखाती है। यानी कि जब हम धातु को साथ अभिक्रिया कराते हैं यानी ऑक्सीजन के साथ, तो वो अलग अलग अभिक्रिया दिखाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम ऊपर ही दिखा रहे हैं। जैसे सोडियम और पोटेशियम के साथ वायु आकस्मिक आग पकड़ लेता है। सोडियम और पोटेशियम जो होता है आकस्मिक, यानी अपने आप आग पकड़ लेता है। इसे रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं, इसे रखने के लिए केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं।
अब देखिए अगला क्या है कि मैग्नीशियम एल्युमिनियम और वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं, इसी तरह धातु ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, यानी धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, यानी ये वायु में धीरे धीरे अभिक्रिया कराता है। वायु में कौन कौन सा है जो धीरे धीरे अभिक्रिया होता है धातु? MgAl, एल्युमिनियम, जिंक, Pb यानी सीसा। अब देखिए अगला है कि आयरन जो है वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन ज्वाला से लौह चूर्ण डालने पर वो तेज़ी से जलने लगता है, यानी कि लौह चूर्ण जब डालते हैं तो वो तेज़ी से जलने लगता है, लेकिन Fe को अगर वायु में गर्म करते हैं तो वो प्रज्वलित नहीं होती। Cu भी प्रज्वलित नहीं होती है, लेकिन वो उसे काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की परत पर चल जाती है। अगला है Ag यानी सिल्वर जो है वो Au यानी गुण के साथ अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ये जो है Au आपको पूछ सकता है ऐसा कौन सा धातु है जो ऑक्सीजन यानी वो धातु है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, यानी धातु, तो AgAu। समझ गए? अब देखिए अभयधर्मी ऑक्साइड क्या है कि वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल उत्पन्न करते हैं, जैसे Al2O3 6HCl से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनाता है 2AlCl3 और H2। तो उसी तरह सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है जब एल्युमिनियम को सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं। अब देखिए जल के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो धातु को जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, धातु ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन बाहर निकलता है, और धातु ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो धातु हाइड्रो ऑक्साइड। समझ गए मेरे दोस्तों? ये अभिक्रिया आपको याद रखना है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। अब देखिए धातु जो है वो यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कौन कौन सा है जो करता है? Na, पोटेशियम, Ca। और केवल भाप के साथ आपको ये लिख लेना है मेरे बच्चों, आपको ये लिख लेना है कि अगर ठंडे जल के साथ धातु जो अभिक्रिया करती है तो कौन कौन सा है? Na, सोडियम, पोटेशियम, Ca। और देखिए अगला है कि केवल भाप के साथ अगर अभिक्रिया करता है तो एल्युमिनियम, FeZn। और गर्म जल के साथ अभिक्रिया कराता है तो वो कौन है? Mg। यानी आप ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, जैसे कि देखिए धातु, ऐसा कौन सा धातु है जो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है तो वो Mg होगा। ऐसा कौन सा धातु है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है तो आपको 3 दिया है, Na, सोडियम और पोटेशियम और Ca। और केवल भाप के साथ तो एल्युमिनियम, Fe और Zn। अब देखिए अगला है कि धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है तो वो कौन कौन है? Pb, Cu, Ag, Au। समझ गए? ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और ऐसा कौन सा धातु है जो यानी Cg और Mg जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। यानी जब देखिए जल में जो है Ca और Mg जो है उसको अभिक्रिया कराते हैं, यानी पहले धातु को जल Ca और Mg जल के साथ, ये जो धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वो जल में तैरने लगता है। क्यों तैरने लगता है? क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है वो बुलबुले धातु पर चिपक जाते हैं। ये आपका एक क्वेश्चन उठ सकता है। समझ गए मेरे दोस्तों? क्या उठेगा? ऐसा कौन सा धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया करने पर वो तैरता है और क्यों तैरता है? देखिए ऑब्जेक्टिव में आपको ये आ सकता है कि ऐसा कौन सा धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगता है। तो Ca और Mg जो है वो ऐसा धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया करता है तो वो तैरने लगता है। और क्यों तैरने लगता है? क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले जो है वो धातु के साथ चिपक जाते हैं। समझ गए मेरे दोस्तों? अब देखिए इसका उदाहरण के रूप में दिया गया उदाहरण आप देख सकते हैं कि 2NH2 को साथ अभिक्रिया कराते हैं 2Na और H2 अलग हो जाता है और उसमें अलग हो जाता है उत्पादित। Ca और H2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो H2 अलग निकल जाता है। देखिए इसमें मैग्नीशियम को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन अलग निकल जाता है। इसी तरह सब में देखिए कि अगर अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन अलग निकल जाता है। अब है कि धातु की तनु, ध्यान में दोस्तों अब देखिए कि धातु की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है। धातु जो है तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है? तो तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो वो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। देखिए मेरे दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव के रूप में एक और वर्क आया है। समझ गए मेरे दोस्तों? उदाहरण के लिए देखिए Fe को 2HCl का अभिक्रिया करें तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। Mg को 2HCl से अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। जिंक को अगर
HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। और देखिए अगला ये दिया है कि ये 3 आपको लिख लेना है कि Cu, Ag, Hg तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कौन सा धातु है जो तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, तो वो कौन होगा? Ca, Au, Ag, Hg। समझ गए मेरे दोस्तों? Cu, Ag, Hg ये तीनों जो है धातु जो तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अब देखिए धातु की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया, धातु को अगर लवण विलयन के साथ अभिक्रिया कराता है तो लवण विलयन और धातु दोनों बनता है, लेकिन वो अपना स्थान एक्सचेंज कर लेता है। अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु उनके यौगिक के विलयन को विस्थापित करती है और धातु सक्रियता श्रेणी पर जाती है। देखिए यानी कि सक्रियता श्रेणी क्या होता है कि ये देखिए कि जैसे वो सूची जिसमें कि क्रियाशील और अवरोही क्रम में व्यवस्थित हो जाता है, जैसे कि क्रियाशील वो पहले आ जाएगा, अधिक क्रियाशील और वो क्रियाशील बाद में आ जाएगा। जैसे देखिए अधिक क्रियाशील जो है वो ऊपर में लिखा है कि पोटेशियम, सोडियम CaMgAl2, और घटती अभिक्रियाशील नीचे की ओर जाती है। सबसे कम जो है वो Pb है और सबसे ज़्यादा है वो है आपका पोटेशियम। देखिए यहाँ तक आती है, सबसे कम Au है जो अभिक्रिया करती है। आपको ये लिख लेना है नोटबुक में। अब देखिए धातु की अधातु के साथ अभिक्रिया, जैसे तत्वों की अभिक्रियाशील संयोजक कोष के पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझा जा सकती है। तो उसी तरह देखिए कि धातु के परमाणु की संयोजकता का कोष इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं। देखिए ये मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है कि धातु के परमाणु संयोजकता का कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो वो धनायन बनाता है, यानी कि धातु जो है वो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो वो धनायन बनता है, और धातु परमाणु से कोष इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणायन बनता है। देखिए उदाहरण के लिए देखिए NaCl में सोडियम पर 2, 8 और 1 का है, और 2Na+ ई ऑक्सीजन माइनस सोडियम क्या है? धनायन। सोडियम क्या है? धनायन। और ये देखिए क्लोरीन जो है वो 2, 8, 7 यानी ऋणायन एक लेगा तब ये बनेगा, तो वो जो है क्लोरीन ऋणायन है। उसी तरह देखिए 2, 4, 6, 1, 7 ये जो प्लस है वो त्यागता है तब ये पड़ेगा, तो 2, 4, 6, तो इसी तरह ये धनायन हो गया। समझ गए मेरे दोस्तों? अब देखिए आयनिक यौगिक जो है वो विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मजबूत स्थिर और वैद्युत बल के बंध कर आयनिक यौगिक बनाते हैं। आयनिक यौगिक के गुणधर्म क्या है कि जैसे कि भौतिक प्रवृत्ति के ठोस वो कुछ कठोर जो भंगुर होते हैं। भौतिक प्रवृत्ति क्या होता है कि कुछ ठोस कठोर और भंगुर होते हैं। देखिए मेरे दोस्तों ये आपको नोटबुक में निश्चित उतार लेना है कि आयनिक यौगिक के गुणधर्म, और गलनांक एवं क्वथनांक जो है वो अधिक होता है आयनिक यौगिक के, और घुलनशील जो है वो घुलनशील जल में घुलनशील वो केरोसिन पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलय होता है, यानी घुलता नहीं है। और देखिए ये विद्युत चालक के लिए क्या है कि वो जलीय विलयन में गलित रूप में विद्युत चालक होते हैं और ठोस रूप में चालक नहीं होते। समझ गए मेरे दोस्तों? आयनिक यौगिक जो है वो गलित अवस्था में चालक होंगे, ना कि वो ठोस अवस्था में। अब धातु के प्रति धातु की प्राप्ति यानी धात्विकति, खनिज जो है, खनिज क्या के लिए देखिए पृथ्वी में प्राकृतिक रूप में उपस्थित तत्वों के एवं यौगिक को खनिज कहते हैं। प्राकृतिक रूप में जो पृथ्वी पर उपस्थित है उसी को हम खनिज कहते हैं। अब देखिए अयस्क क्या है कि वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है। जैसे अयस्क कहेंगे तो उसमें धातु की मात्रा अधिक होती है और उसे निकालना लाभकारी होता है और उसे अयस्क कहते हैं। समझ गए? देखिए सक्रियता श्रेणी एवं संबंधित धातु क्रम देखिए सबसे अधिक क्रियाशील अभिक्रियाशील यानी सोडियम CaMg स्वतंत्र रूप में नहीं मिलती है। ये जो है वो स्वतंत्र रूप में नहीं मिलती है। और मध्य क्रियाशील के लिए Z FePb और सल्फर ऑक्साइड कार्बोनेट अयस्क जो है वो कार्बन द्वारा प्राप्त होता है। सल्फर ऑक्साइड कार्बोनेट जो है वो कार्बन के द्वारा प्राप्त होता है। और सबसे कम क्रियाशील कौन है? Ag और Au। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है, तो Ag Au जो स्वतंत्र रूप में पाई जाती है, अब देखिए धातु का निष्कर्षण यानी अयस्क से प्राप्त धातु प्रथम चरण में अयस्कों के समृद्धीकरण होता है।
फिर धातुओं का निष्कर्षण होता है, फिर परिष्करण होता है। जैसे यहाँ देखिए, जैसे अयस्क है तो उसकी सांद्रता उच्च अभिक्रिया, मध्य अभिक्रियाशील और निम्न अभिक्रियाशील ऐसे किया जाता है। उच्च अभिक्रियाशील जो होता है गलित धातुओं में विद्युत का अपघटन होता है, गलित धातु में। और मध्य वाला है तो सल्फर ऑक्साइड और कार्बोनेट अयस्क होता है, सल्फाइड अयस्क और कार्बोनेट अयस्क होता है। और निम्न क्रियाशील में जैसे कि सल्फाइड अयस्क होता है। तो ये जो है ये उच्च क्रियाशील वाला वो शुद्ध धातु होता है। और इसमें देखिए HDS और ZnO3 कार्बोनेट बनता है। ये ऊपर से जो सीनेबार वायु और सीमित वायु के रूप में और इसको निष्पादित करने पर ये अधातु अयस्क बनता है। उसे भंजन करने पर यानी उसको तोड़ने पर ये डायरेक्ट ये जो है वो भंजन करके धातु बनाता है, भंजन करके। और इसमें सीनाबार यानी वायु का है एक तत्व है सीनेबार। और सीमित वायु में इसे भंजन करके इसे निष्पादन करके बनता है। अब देखिए, धातु ऑक्साइड के बाद धातु का अपचयन करके और धातु का शोध करता है, इसी तरह वह धातु को निकालता है, समझिए। और अयस्क से धातु का निष्करण प्रयुक्त चरण। अब देखिए कि कुछ मुख्य परिभाषा है। ये परिभाषा वो है जो आपको इस एग्जाम में पूछते हैं। जैसे देखिए गैंग, पृथ्वी से खनित अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसी अशुद्धियाँ पाई जाती है, जिसे गैंग कहते हैं। आपको क्या याद रखना है कि मिट्टी से जब खूना जाता है यानी खनित अयस्क जो है उसमें जब रेत, मिट्टी आदि जैसी कई अशुद्धियाँ पाई जाती है जिसे गैंग कहते हैं। गैंग क्या है? अशुद्धियाँ। और भंजन क्या है कि सल्फाइड ऑक्साइड को और वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर और यह ऑक्साइड में बदल जाता है तो यह प्रक्रिया भंजन कहलाता है। यानी कि जब सल्फाइड अयस्क को अगर वायु के उपस्थिति में अगर इसको अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो ये क्या होता है? ऑक्साइड में बदल जाता है और यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? कि भंजन। उदाहरण के लिए देखिए ZnS और 3O2 के साथ अगर हम ज़्यादा ताप देंगे, अगर हम ताप देते हैं तो वो क्या होता है कि 2SO2 में बदल जाता है। उसी तरह ये है कि इसमें 2SO2 में बदल जाता है। और देखिए निष्पादन में क्या है कि कार्बोनेट अयस्क जो है वो सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर, अधिक ताप जिस पर गर्म करेंगे और ऑक्साइड में बदल जाता है तो यह निष्पादन कहलाता है। इसमें देखिए ऑक्साइड बदल गया। और अपचयन क्या है कि जैसे धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर धातु प्राप्त किया जा सकता है। यानी धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक जो प्राप्त करते हैं इसका धातु प्राप्त की जाती है, यानी अपचायन का उपयोग करके, तो उसी को अपचायन कहते हैं। जैसे ZnCO यानी ऑक्साइड जो बाहर निकालते हैं। अब देखिए अगला है कि धातु का परिष्करण, यानी धातु से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विद्युत अपघटनी परिष्करण है। यानी कि धातु को में जो अपद्रव्य पदार्थ है उसको हटाने के लिए विद्युत अपघटन सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए कैथोड का रोड जो ले लिया है, ये एनोड है, ये कैथोड है। ये रोड जो है एक में CO2+ और इसमें से CO2+ निकलता है। तो और ये अम्लीय COSO4 का विलयन दे दिया है। ये टैंक ऊपर से है, टोटल जो है वो टैंक है। और अपद्रव्य एनोड चेक कर दिया है। और इसमें एक बैटरी लगाकर सेल लगाकर और स्विच दे दिया है। तो इसी तरह अपघटित किया जाता है। एनोड पर शुद्ध तांबा, एनोड पर क्या होता है? अशुद्ध तांबा चला जाता है और कैथोड पर शुद्ध तांबा चला जाता है। और विलियम COSO4 और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो है सूक्ष्म मात्रा में बचता है। ये जो है सूक्ष्म मात्रा में। विद्युत अपघटन से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत अपघटन से जब विद्युत धारा प्रवाहित करे तब एनोड से शुद्ध अशुद्ध धातु विद्युत के अपघटन में घुल जाती है, विद्युत के अपघटन में घुल जाती है। एनोड से शुद्ध अशुद्ध धातु जो विद्युत के अपघटन में घुल जाती है। और उतनी ही मात्रा में देखिए उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर, उतनी ही मात्रा में जो है वो शुद्ध कॉपर और विद्युत अपघटन कैथोड जो है वो निक्षेपित होता है। और अविलय अशुद्धि एनोड जो तली पर निक्षेपित हो जाता है, इसे एनोड पैक कहते हैं, एनोड पैक पंख। संक्षारण देखिए, धातु अपने आसपास अम्ल और आर्द्रता और वायु के संपर्क में आने वाले संक्षारित हो जाते हैं। जैसे उसके संपर्क में जो आता है वो संक्षारित हो जाता है। तो वो कैसे? देखिए सिल्वर जो है वो वायु की उपस्थिति में सल्फर के साथ हम क्या कराते हैं तो सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसके कारण वस्तु काली हो जाती है।
समझ गए। और कॉपर से साथ कॉपर जो है आंध्र और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या कराते हैं तो हरे रंग का होता है, कार्बोनेट बनाता है। लोहा अगर आर्द्र वायु के साथ अगर लोहे पर भूरे रंग का परत चढ़ जाते हैं तो उसे जंग कहते हैं। इसे संक्षारित से सुरक्षा करने के लिए जैसे लोहे को जंग से बचाने के लिए पेंट तेल करके ग्रीज लगाकर और यह शब्द लेपन करके और क्रोमियम लेपन द्वारा इसे एनोडीकरण या फिर मिश्र धातु बनाकर करते हैं। और यह संलेपन क्या होता है कि लोहे और इस्पात पर जंग सुरक्षित करने के लिए उस पर जस्ते यानी जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसे यह संलेपन प्रक्रम कहते हैं। थैंक यू मेरे दोस्तों, आपको ये इतना अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब देखिए मिश्र धातु क्या होता है। मिश्र धातु जो है वो जो दो या दो से अधिक धातु या धातु के अधातु सामग्री होता है, दो या दो से अधिक धातु जो है वो सामग्री एक साथ होता है, मिश्रित कहते हैं। जैसे लोहा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के मिश्रण के साथ लोहा कठोर प्रबल हो जाता है। इस्पात स्टील और लोहा और निकेल जो क्रोमियम जो है वो एक साथ हो जाता है। पीतल जो है वो कॉपर जिंक के साथ बनता है। कांसा जो है कॉपर टिन के साथ, और यानी सोल्डर जो है तो वो लेड और टिन के साथ, और अलगम जो है वो अमलगम मरकरी और अन्य तत्व के साथ। आप देखिए ये जो है दो या दो से अधिक बनता है तो पीतल, कांसा, यानी सोल्डर। आपको ये पूछ सकता है एग्जाम में कैसा कौन सा धातु है, तो आप इस तरह बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद मेरे दोस्तों। आपको अच्छी तरह से समझ आया हो कि BSEB 10th का एग्ज़ाम के लिए यह इम्पोर्टेंट थ्योरी है। आप इसे रख कर याद कर सकते हैं और हम अगले वीडियो में क्वेश्चन लेकर आएंगे। अगर आपको अच्छा वीडियो लगा हो तो आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी ये जान सके। थैंक यू, जय हिंद मेरे दोस्तों।